हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी दो ऐसे कैदियों के बारे में है जो न्यूयॉर्क की सबसे महफूज और सबसे टाइट सिक्योरिटी वाली जेल को तोड़कर भाग गए। ये कैदी इतने शातिर और चालाक थे कि इन्होंने जेल की एक फीमेल सुपरवाइज़र को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर इसी सुपरवाइज़र की मदद से न्यूयॉर्क की सबसे हैरत अंगेज जेल ब्रेक को अंजाम दिया। इन कैदियों ने जेल से भागने के लिए उस सुरंग का इस्तेमाल किया जिस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, और जेल के दूसरे कैदी और गार्ड्स इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी जेल में एक ऐसी जेल ब्रेक होने वाली है जिसे जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की जेल क्लिंटन करेक्शन फैसिलिटी से। इस जेल में 2000 कैदी अपनी सज़ा काट रहे थे और इन्हीं में शामिल थे ये दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैदी, जिसमें से पहले का नाम था रिचर्ड मैट और दूसरे का नाम था डेविड स्वेट। रिचर्ड मैट, जिसकी उम्र 49 साल थी, वो इस जेल में 25 साल की सज़ा काट रहा था और उसे ये सज़ा अपने बॉस के मर्डर के इल्ज़ाम में सुनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड स्वेट, जिसकी उम्र महज 30 साल थी, उसे एक पुलिस वाले का मर्डर करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। रिचर्ड मैट के बारे में कहा जाता था कि वो एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम कैदी है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बॉस को मारा ही नहीं था बल्कि एक आरी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और यही वो वजह थी कि जेल के बाकी कैदी उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। वहीं डेविड स्वेट एक बहुत ही चालाक कैदी था जो लोगों से अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी तरह जानता था। इस जेल में एक टेलर वर्कशॉप थी जहां कैदी कपड़े सीने का काम करते थे, और इसी वर्कशॉप में रिचर्ड और डेविड की मुलाकात होती है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस टेलर वर्कशॉप की एक सुपरवाइज़र थी जिसका नाम था जॉयस टिली मिशेल। मिशेल के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो अक्सर जेल के कैदियों के साथ अफेयर कर लेती थी क्योंकि वो अपने पति से खुश नहीं थी, और यही वो वजह थी कि डेविड स्वेट और मिशेल अक्सर स्टॉक रूम में अकेले टाइम बिताने लगे। जेल के दूसरे कैदी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि डेविड स्वेट और मिशेल के बीच क्या चल रहा है, और धीरे धीरे उनके अफेयर की खबर पूरी जेल में फैलने लगी। रिचर्ड और डेविड ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि महज अच्छे बर्ताव की वजह से उनकी ज़िंदगी जेल के अंदर आसान नहीं होने वाली, और इसीलिए वो चाहते थे कि जेल अथॉरिटी के कुछ लोगों से उनकी दोस्ती हो जाए। अपने इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए डेविड मिशेल से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू करता है, जिसमें मिशेल बहुत आसानी से फंस जाती है। वहीं रिचर्ड अपने पेंटिंग टैलेंट का इस्तेमाल करके ऑफिसर यूजीन पामर को इम्प्रेस कर लेता है। चूँकि रिचर्ड एक बहुत अच्छा पेंटर था, इसलिए वो अक्सर ऑफिसर यूजीन पामर को अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाकर गिफ्ट करता था, जिसकी वजह से पामर और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और यही वो वजह थी जो इतना ख़तरनाक कैदी होने के बावजूद भी रिचर्ड को टेलर वर्कशॉप में काम करने दिया गया, और साथ ही साथ उन दोनों को जेल के ऑनर ब्लॉक में रखा गया, जहां सेल में उन्हें पर्सनल टीवी दिया गया और सिविलियन कपड़े पहनने की और काम से कुछ दिन छुट्टी लेने की आज़ादी भी दी गई। डेविड और मिशेल के अफेयर की खबर अब पूरी जेल में फैलने लगी, और इसी वजह से टेलर वर्कशॉप के दूसरे कैदियों ने इस बात की खबर जेल अथॉरिटी को दी, जिसके बाद डेविड स्वेट को टेलर वर्कशॉप और ऑनर ब्लॉक सेल दोनों जगह से हटा दिया गया। अब डेविड अपनी गर्लफ्रेंड से भी दूर हो चुका था और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल सेल से एक नॉर्मल सेल में आ चुका था जहां कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी। डेविड को टेलर वर्कशॉप से हटाए जाने के बाद रिचर्ड को लगने लगता है कि अब वो मिशेल से अफेयर कर सकता है, मगर चूंकि वो डेविड को धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो डेविड से परमिशन लेकर मिशेल के करीब आना शुरू कर देता है। उधर मिशेल भी डेविड के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, और इसी खालीपन को भरने के लिए वो भी रिचर्ड के बहुत करीब आ जाती है और उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। रिचर्ड से अफेयर शुरू होने के बाद मिशेल उसे डेविड से भी ज़्यादा चाहने लगी, और इसी वजह से उसने रिचर्ड को एक रीडिंग का चश्मा गिफ्ट किया और उसकी बेटी से मिलवाने में उसकी मदद भी की। मिशेल को अपने प्यार में देख रिचर्ड उससे कहता है कि वो उसे एक जोड़ी ग्लव्स लाकर दे दे, क्योंकि काम करने के दौरान उसके हाथों में अक्सर चोट लग जाती है, और बदले में वो उसे उसके कुत्ते की पेंटिंग बनाकर देगा। और यहीं से शुरुआत हुई उस जेल ब्रेक की प्लानिंग की जिसने पूरे न्यूयॉर्क को हिला कर रख दिया। अब मिशेल अक्सर रिचर्ड के लिए कोई ना कोई सामान जेल के अंदर स्मगल करने लगी, जिसमें मसाले, कॉफ़ी और प्लेइंग कार्ड्स जैसे बैंड चीज़ें शामिल होती थी। ये देख रिचर्ड के दोस्त डेविड के दिमाग में जेल से भागने का आइडिया आता है, और वो रिचर्ड से कहता है कि अगर मिशेल उनके लिए जेल के अंदर बैंड सामान ला सकती है तो क्यों ना उससे ऐसी चीज़ें मंगाई जाएं जो उनकी जेल से भागने में मदद करें। डेविड की बात सुनकर रिचर्ड उससे कहता है कि मिशेल पूरी तरह उसके प्यार में पागल है, और उन्हें जो भी चाहिए है मिशेल वो उन्हें जेल के अंदर लाकर दे देगी। डेविड का प्लान था कि वो लोग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके सेल के ताले को तोड़ेंगे और पीछे यार्ड में बनी जेल की दीवार को रस्सी की मदद से फांद जाएंगे। इस काम के लिए उन दोनों को एक स्क्रू ड्राइवर और कुछ पुट्टी की ज़रूरत थी। रिचर्ड मिशेल से कहता है कि उसे ये दोनों चीज़ें अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए हैं, और मिशेल बहुत आसानी से उसे ये दोनों चीज़ें जेल के अंदर लाकर दे देती है।
स्क्रू ड्राइवर और पुट्टी मिलने के बाद डेविड को लगने लगता है कि उसका ये प्लान काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जेल की दीवार काफ़ी ऊंची थी और उसे फांदने के दौरान वो लोग पकड़े भी जा सकते हैं। तब वो सोचने लगता है कि क्यों ना दीवार फांदने के बजाय दीवार के नीचे से भागा जाए, और फैसला करता है कि वो दोनों सीवर लाइन के रास्ते इस जेल से भाग जाएंगे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो रिचर्ड से कहता है कि उसके बेड के पीछे जो छोटा सा स्टील का दरवाज़ा है उसे काट कर वो लोग सीवर लाइन में घुस जाएंगे और फिर वहाँ से वो दोनों फरार हो जाएंगे। क्योंकि ये सीवर लाइन रिचर्ड के सेल के पीछे से होकर गुजरती थी और रिचर्ड और डेविड को एक साथ इस जेल से भागना था, इसीलिए उन दोनों के सेल का अगल बगल होना बहुत ज़रूरी था। मगर चूंकि डेविड को ऑनर ब्लॉक सेल से निकालकर नॉर्मल सेल में डाल दिया गया था, इसलिए उन दोनों के सेल अलग अलग हो गए थे। और तब रिचर्ड ऑफिसर पाल्मर से अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि क्या वो दोबारा डेविड को ऑनर ब्लॉक सेल में शिफ्ट करा सकते हैं। क्योंकि ऑफिसर पाल्मर उस जेल में 27 सालों से काम कर रहा था और उसकी वहाँ काफ़ी चलती थी, और इसीलिए वो डेविड को दोबारा ऑनर ब्लॉक सेल में शिफ्ट करा देता है। अब डेविड और रिचर्ड के सेल बिल्कुल अगल बगल थे और उनके सेल नंबर थे 622 और 623। इस दौरान मिशेल इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि रिचर्ड और डेविड इस जेल से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो उनके लिए कोई ना कोई सामान जेल के अंदर स्मगल करती रही। एक दिन लंच के दौरान डेविड रिचर्ड से कहता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आरियों के ब्लेड्स चाहिए होंगे। इस बातचीत के महज 2 घंटे बाद ही मिशेल वॉलमार्ट पहुंचती है इन ब्लेड्स को खरीदने। मिशेल को यह एहसास हो गया था कि उससे सामान किस लिए मंगाया जा रहा है, और इसीलिए वो हर जगह सामान खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर सके। मिशेल $6 में इन ब्लेड्स को खरीदती है और उन्हें ले जाकर उस टेलर वर्कशॉप के पीछे छुपा देती है जहां रिचर्ड काम करता था। रिचर्ड अपना काम खत्म करके टेलर वर्कशॉप से निकलता है और आरी के ब्लेड्स उठाकर कुछ डेविड को पकड़ा देता है और कुछ अपने पास रख लेता है। इन ब्लेड्स को आरी की तरह बनाने के लिए उन लोगों ने उस पर कपड़ा लपेटकर रबर बैंड से बांध दिया ताकि वो उसे हैंडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और फिर बेड के पीछे 16 इंच के स्टील के दरवाजे को धीरे धीरे काटना शुरू करते हैं। अब वो लोग बेड सरकाते और रोज़ थोड़ा थोड़ा उस दीवार को आरी से काटते और फिर वापस बेड को वहीं रख देते, जिसकी आड़ में स्टील का दरवाज़ा छुप जाता और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। बेड को सरकाने के दौरान होने वाली आवाज़ से बचने के लिए उन दोनों ने बेड के पायों में सेलो टेप्स लगा दिए थे, और बची कुची आवाज़ कैदियों के शोर में दब जाती जो डोमिनोज खेलने के दौरान चीखते चिल्लाते थे। चूँकि रिचर्ड को शराब पीने की बहुत आदत थी, इसीलिए ऑफिसर पाल्मर अक्सर उसे सेल के अंदर शराब लाकर देता था। और ऐसे ही एक दिन डेविड जब अपने सेल में स्टील के दरवाजे को काट रहा था, तब उसके बगल वाले सेल में ऑफिसर पाल्मर रिचर्ड के लिए शराब लेकर पहुंचता है। ऑफिसर पाल्मर को देख रिचर्ड उनसे ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता है, जिससे डेविड को ये सिग्नल मिल जाता है कि उसके सेल के बाहर ही पुलिस वाला खड़ा है, और वो फ़ौरन आरियाँ छुपाकर बेड से उस स्टील के दरवाजे को छुपा देता है। और इस तरह उनकी चालाकी और समझदारी की वजह से उस दिन उनका भागने का प्लान चौपट होने से बच जाता है। चूँकि रिचर्ड डेविड से उम्र में काफ़ी बड़ा था और 50 साल का हो रहा था, और यही वो वजह थी कि एक 17 बाई 12 इंच का होल करने में उसे पूरा 1 महीना लग गया, जबकि डेविड ने 18 बाई इंच का होल महज 3 हफ्तों में ही कर दिया। उन दोनों ने जेल में 2-2 तकिए और कैदियों का एक एक यूनिफॉर्म भी चुरा लिया था। उन तकियों को कैदियों का यूनिफॉर्म पहनाकर उन्होंने एक डमी की तरह बना दिया, जिसे देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई कैदी यूनिफॉर्म पहनकर लेटा हुआ है। अब डेविड अक्सर उस गड्ढे के रास्ते उन सीवर लाइंस में रास्ता ढूंढने जाता और गड्ढे के मुंह पर एक पेंटिंग टांग देता और उस डमी को बेड पर ऐसे लिटा देता जिससे गार्ड को ये लगता कि डेविड अपने बेड पर सो रहा है और सुबह होने से पहले वापस अपने सेल के अंदर लौट आता। सीवर लाइन के अंदर जाने के बाद डेविड देखता है कि पाइपलाइंस का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, और तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े सिगरेट बट्स, स्टाइरोफोम कप्स और कागज़ के कचरे पर पड़ती है। उस कचरे की तरफ आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि यह रास्ता बी ब्लॉक से सी ब्लॉक की तरफ जाता है, मगर इस रास्ते को एक स्टील पाइप ने बंद कर रखा था। हालांकि ये स्टील पाइप काफ़ी मोटा था और इसे काटना भी काफ़ी मुश्किल था, मगर डेविड यहाँ हार नहीं मानता और वो देर रात कैदियों और गार्ड्स के सोने के बाद सीवर लाइन में घुसता और उस पाइप को काटना शुरू करता है। दूसरी ही रात वो उस पाइप को बीच से काटने में कामयाब हो जाता है, मगर वो पाइप दूसरी तरफ से सीमेंट की मोटी दीवार से बंद था। अब डेविड को ये समझ आने लगा था कि इतना आसान नहीं होने वाला है और इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, और इसीलिए उसने कई रातें सिर्फ उन पाइप्स को ढूंढने में लगा दी जो सीमेंट वॉल से बंद थे। उसने सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक के हर पाइप को छान मारा। इस पूरे प्रोसेस में डेविड बहुत थक गया और उसका वज़न लगभग 14 किलो तक कम हो गया। अब डेविड को लगने लगता है कि अगर पाइप के अंदर जाकर सीमेंट की दीवार को तोड़ा जाए तो उसे भागने का रास्ता मिल सकता है, और इसीलिए अब वो रोज़ उन दीवारों से 3-4 ईंटें निकालने लगा
और इसी दौरान डेविड की किस्मत उसका साथ देती है और उसके हाथ एक कॉन्ट्रैक्टर का टूल बॉक्स लगता है जो उसे ई ब्लॉक में मिला था। इस टूल बॉक्स में एक हथौड़ा भी था जिसने अब डेविड का काम बहुत आसान कर दिया। अब डेविड धीरे धीरे इस हथौड़े की मदद से सीमेंट की दीवार को तोड़ना शुरू करता है और महज 2 हफ्तों के अंदर ही वो इस दीवार में होल करने में कामयाब हो जाता है। मगर एक बड़ी रुकावट पहले से यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। इस दीवार में होल होने के बाद डेविड देखता है कि इसके पीछे एक 7 फीट मोटी दीवार और है जिसे बिना मशीन के तोड़ना नामुमकिन था। ये देख डेविड का हौसला पस्त होना शुरू होने लगता है और उसे लगने लगता है कि अब वो लोग यहाँ से कभी भाग नहीं पाएंगे। डेविड ये बात रिचर्ड को बताता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो मिलकर इस दीवार को तोड़ेंगे। वो दोनों लगातार हथौड़ों से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहे मगर 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को बिना किसी मशीन के तोड़ना नामुमकिन था। अब डेविड और रिचर्ड को एक प्लान बी की ज़रूरत थी और इसी दौरान डेविड की नज़र एक स्टीम पाइप पर पड़ती है। चूँकि ये स्टीम पाइप एक मोटी स्टील की चादर से कवर था इसीलिए ना इस पर उनकी आरी काम कर रही थी और ना ही ब्लेड्स। और तब उन दोनों के हाथ एक और कॉन्ट्रैक्टर का टूल बॉक्स लगता है। कॉन्ट्रैक्टर अक्सर अपने टूल बॉक्स काम के दौरान यहाँ छोड़कर जाया करते थे ताकि दोबारा काम पर वापस आने पर वो अपना काम शुरू कर सकें। इस बार जो टूल बॉक्स उन्हें मिला था उसमें उन्हें एक पावरफुल ड्रिलिंग मशीन, हथौड़े, बैटरी, लाइट्स और ज़्यादातर वो सामान था जो खुदाई करने में इस्तेमाल होता था। अब उन दोनों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए कुछ और सामान की ज़रूरत थी और इसीलिए रिचर्ड मिशेल से कुछ छेनी, स्टील पंच और ड्रिल मशीन की कीलें मंगाता है। चूँकि ये सारा सामान किसी कैदी के हाथों में होना एक बहुत बड़ा खतरा था और मिशेल भी मेटल डिटेक्टर्स होने की वजह से ये सामान जेल के अंदर लाने में पकड़ी जा सकती थी। और तब वो एक अनोखा और हैरत अंगेज तरीका निकालती है इस सामान को जेल के अंदर स्मगल करने के लिए। मिशेल इस बार सारे सामान को मीट के बड़े बड़े टुकड़ों में छुपाती है और जेल के गेट पर यह बताती है कि वो कैदियों के लिए हैमबर्गर बनाने के लिए फ्रोज़न मीट ले जा रही है। इसी दौरान ऑफिसर पाल्मर भी वहां आ जाता है जो मिशेल को बहुत अच्छी तरह जानता था और फ्रोज़न मीट को देखने के बाद उसे मिशेल पर कोई शक नहीं होता। तब वो मिशेल के सामान को बिना मेटल डिटेक्टर में चेक कराए अंदर जाने की परमिशन दे देता है। चूँकि मिशेल रिचर्ड के लिए हर तरह का रिस्क उठा रही थी और उसकी वफादारी देख रिचर्ड ये फैसला लेता है कि वो मिशेल को भी अपने भागने के प्लान में शामिल कर लेगा। अब रिचर्ड मिशेल को बताता है कि वो और डेविड जेल से भागने वाले हैं और वो भी उनके साथ चले। मिशेल भी अब रिचर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए वो रिचर्ड के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। अब डेविड और रिचर्ड का साथ देने के लिए मिशेल भी शामिल हो चुकी थी और अब वो तीनों मिलकर इस जेल ब्रेक की प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग के दौरान ये तय होता है कि जब डेविड और रिचर्ड जेल तोड़कर बाहर निकलेंगे तब मिशेल जेल के बाहर गाड़ी लेकर उनका इंतज़ार करेगी और साथ ही साथ उनके लिए खाने और पैसों का भी बंदोबस्त करेगी। उन तीनों का ये प्लान था कि वो यहाँ से भागकर मेक्सिको चले जाएंगे। चूँकि मिशेल अपने पति से बहुत डरती थी और उसे इस बात का भी अंदाज़ा था कि उसके भागने के बाद उसे ढूंढ लेगा, इसीलिए वो डेविड और रिचर्ड से कहती है कि जिस रात वो जेल से भागेंगे उसी रात उसके पति को भी मार डालें। मिशेल की बात सुनने के बाद रिचर्ड को लगने लगता है कि इस काम में रिस्क है और अगर वो लोग जेल से भागने के बाद किसी का मर्डर करेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। तब वो मिशेल से कहता है कि उसके हस्बैंड को जहर देकर भी मारा जा सकता है और वो जेल के फूड स्टोर से पॉइजन चुराकर मिशेल को दे देता है। उधर दूसरी तरफ डेविड लगातार उस स्टीम पाइप को काटने में लगा हुआ था। चूँकि ये स्टीम पाइप बहुत ज़्यादा गर्म था और वहाँ कोई वेंटिलेशन भी नहीं था, इसीलिए डेविड की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उसे ये समझ आने लगा था कि बिना वेंटिलेशन सिस्टम के वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा। वेंटिलेशन का इंतज़ाम करने के लिए डेविड एक फ़ैन और एक प्लास्टिक बैग का इंतज़ाम करता है और उस प्लास्टिक बैग को फ़ैन के मुंह पर बांध देता है और उसके दूसरे सिरों को पाइप के बाहर छोड़ देता है। अब डेविड पाइप के अंदर फ़ैन चलाता और वो फ़ैन उस प्लास्टिक बैग के रास्ते वहाँ की घुटन को पाइप के बाहर निकाल देता, जिसकी वजह से अब डेविड लंबे समय तक स्टीम पाइप को काटने का काम करने लगा। कुछ ही रातों की मेहनत के बाद डेविड इस पाइप को काटने में कामयाब हो जाता है और उसमें इतना बड़ा होल कर लेता है कि वो आसानी से उसके अंदर जा सके और उसके बाहर आ सके। इस होल के रास्ते वो सुरंग के अंदर घुसता जो जेल के नीचे से होते हुए दूसरी सुरंगों से जाकर मिलती थी। अब डेविड उस सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है और तब उसकी नज़र एक सुरंग पर पड़ती है जो चढ़ान की तरह थी और ऊपर की तरफ जा रही थी। उस सुरंग में कुछ देर आगे बढ़ने के बाद डेविड कुछ ऊपर की तरफ पहुंचता है और ये देखता है कि वो सुरंग एक लोहे के ढक्कन से बंद थी। उस ढक्कन को डेविड जैसे ही उठाता है उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, क्योंकि वो कोई ढक्कन नहीं बल्कि एक मेन होल था जो जेल के बाहर की सड़क पर जाकर खुलता था।
ये देख डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो चाहता तो रिचर्ड और मिशेल को छोड़कर अकेले भाग सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो वापस अपने सेल में चला जाता है। जेल में वो इस बात की खबर रिचर्ड को देता है और उससे कहता है कि अब वो दोनों इस जेल से एक साथ भाग सकते हैं। जेल से भागने से पहले रिचर्ड आखिरी बार मिशेल से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपनी कार लेकर उनका वहीं इंतज़ार करे जहां तय हुआ है, और आखिरकार वो रात आ ही जाती है जिस रात वो दोनों भागने वाले थे। भागने से पहले रिचर्ड अपना टीवी अपने साथी कैदी को दे देता है, ये कहकर कि उसे अब इसकी ज़रूरत नहीं। वहीं डेविड अपने साथ सारा ज़रूरी सामान जैसे कपड़े, जूते, मूंगफली के पैकेट्स और पेपरोनी अपने गिटार केस में पैक कर लेता है। अब वो दोनों अपने बैग्स के साथ पूरी तरह तैयार थे जेल से भागने के लिए। आधी रात होते ही वो दोनों अपने सेल में बनाए हुए होल के रास्ते सीवर सिस्टम में घुसते हैं और रेंगते हुए स्टीम पाइप तक पहुंचते हैं। अभी वो दोनों स्टीम पाइप से होते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रिचर्ड का पैर उसमें फंस जाता है। ये देख डेविड उसके पैर को खींचकर बाहर निकालता है और फिर वो दोनों रेंगते हुए ऊपर जाती हुई टनल की तरफ बढ़ते हैं और मेन होल तक पहुंच जाते हैं। डेविड पहले मेन होल को थोड़ा सा उठाकर देखता है कि वहाँ आसपास कोई है तो नहीं, और जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता तब वो दोनों मेन होल को हटाकर ऊपर बाहर निकल आते हैं। महज 20 मिनट के अंदर वो दोनों इस जेल से फरार हो चुके थे। बाहर आने के बाद वो दोनों वहाँ कुछ देर मिशेल का इंतज़ार करते हैं, मगर वो कार लेकर वहाँ नहीं पहुँचती। हालांकि वो दोनों मैन होल से बाहर तो आ गए थे, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये मैन होल एक सिविलियन के घर के बैकयार्ड में जाकर खुलता है। अभी दोनों वहाँ से चलना शुरू ही करते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ एक गाड़ी आती दिखाई देती है। उस गाड़ी में बैठा शख्स जब रिचर्ड और डेविड को देखता है तो वो काफ़ी चौंक जाता है और गाड़ी रोककर उनसे पूछता है कि वो दोनों उसके घर के गार्डन में क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में डेविड उससे कहता है कि वो दोनों रास्ता भटक गए थे और गलती से यहाँ आ गए हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उन दोनों को ये फिक्र सताने लगती है कि आखिर मिशेल अब तक आई क्यों नहीं, क्योंकि वो दोनों बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। डेविड को लगने लगता है कि कहीं मिशेल ने उन्हें धोखा तो नहीं दे दिया, मगर वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मिशेल अपने हस्बैंड को जहर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आ गया। ये पैनिक अटैक इतना ज़्यादा सीरियस था कि मिशेल को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अब डेविड और रिचर्ड और इंतज़ार नहीं कर सकते थे और वो दोनों पैदल ही वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जेल में गार्ड सभी कैदियों को उठाने के लिए उनके सेल के रॉड्स पर डंडा मारना शुरू करते हैं। डेविड और रिचर्ड के सेल पर कई बार डंडा मारने पर और उन्हें आवाज़ लगाने पर भी जब वो दोनों नहीं उठते तब गार्ड्स उनके सेल को खोलकर अंदर जाते हैं, और अंदर पहुंचने के बाद जो नज़ारा उनके सामने था उसे देख उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। गार्ड्स देखते हैं कि उन दोनों के बेड्स पर तकिए रखे हैं जिन्हें कैदियों के कपड़े पहनाकर चादर से ढक दिया गया था। यह खबर पूरी जेल में आग की तरह फैल जाती है और पुलिस बिना देरी किए अपनी तहकीकात शुरू करती है। तहकीकात में टनल के बारे में पता चलते ही पुलिस जेलर और कैदियों से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें उन्हें यह पता चलता है कि टेलर वर्कशॉप की सुपरवाइज़र मिशेल का उठना बैठना इन दोनों कैदियों के साथ था। इसी दौरान रिचर्ड और डेविड को पकड़ने के लिए पुलिस एक ऑर्गेनाइज सर्च कैंप लॉन्च करती है, जिसमें यूएस मार्शल्स, FBI, बॉर्डर पेट्रोल और रेंजर्स भी शामिल थे। पुलिस इन दोनों कैदियों के बारे में खबर देने वाले को $1 लाख इनाम देने का भी ऐलान करती है। इस पूरे मामले में एक मिशेल ही थी जो पूरी तरह से पुलिस के शक के दायरे में थी, इसीलिए पुलिस मिशेल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू करती है। तहकीकात के पहले दिन तो वो इस जेल ब्रेक में शामिल होने से इनकार करती रही, मगर जैसे जैसे उसके खिलाफ सबूत जमा होते गए तब वो टूट गई और उसे ये समझ आने लगा कि अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। 2 दिन बाद वो अपना जुर्म कबूल लेती है और पुलिस को बताती है कि उसने रिचर्ड और डेविड को काफ़ी सामान जेल के अंदर ला कर दिया, जिसने उनकी जेल से भागने में मदद की, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि वो भी उनके साथ भागने वाली थी मगर भाग नहीं पाई। अब डेविड और रिचर्ड को जेल से भागे 10 दिन बीत चुके थे और वो दोनों एक जंगल में एक केबिन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। इस केबिन में 10 दिन गुजारने के बाद उन दोनों को लगने लगता है कि अगर वो एक जगह ज़्यादा दिन रहेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो अपनी जगह बदलते रहेंगे। चूँकि रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगा था, जिसकी वजह से वो अक्सर बहुत नशे में रहने लगा, और यही वो वजह थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में डेविड को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। डेविड ने जब रिचर्ड को यह समझाने की कोशिश की कि वो शराब छोड़ दे, तब रिचर्ड उसे चाकू दिखाते हुए धमकाता है कि वो उसे मार डालेगा। डेविड ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे बार बार जगह बदलने के लिए बहुत जल्द रिचर्ड का साथ छोड़ना होगा। अब उन्हें केबिन छोड़े हुए भी 10 दिन बीत चुके थे। तब रिचर्ड को लगने लगता है कि अब वो अपने पैरों पर और नहीं भाग पाएगा और ये फैसला करता है कि वो गन पॉइंट पर एक कार चुराएगा।
डेविड को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि रिचर्ड नशे की हालत में गाड़ी के मालिक के साथ कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो लोग पकड़े भी जा सकते हैं। इसी दौरान डेविड रिचर्ड को छोड़कर चला जाता है और अगले रोज़ रिचर्ड जब कार को लूटने की कोशिश करता है तब वो इतने नशे में था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इसी का फ़ायदा उठाकर कार ओनर रिचर्ड को धक्का देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद वो पुलिस को इस बात की खबर देता है, जिसके बाद पेट्रोल एजेंट उस जगह पहुँच जाते हैं। वो दोनों पुलिस वाले देखते हैं कि रिचर्ड हाथ में बंदूक लिए वहाँ खड़ा है और वो उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। चूँकि उसके ब्लड में अल्कोहल लेवल इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और सरेंडर करने के बजाय वो पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगता है और तब अचानक एक गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वहाँ खामोशी छा जाती है। रिचर्ड मैट पुलिस की गोली से मारा जा चुका था और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर डेविड फैसला करता है कि वो यूएस छोड़कर कनाडा भाग जाएगा और लगातार 2 दिन भागने के बाद जैसे ही वो यूएस कनाडा बॉर्डर के पास पहुंचता है, एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो पुलिस वाला डेविड से कुछ दूरी पर ही था। ये देख डेविड बॉर्डर की तरफ भागना शुरू करता है। वो अब किसी भी कीमत पर बॉर्डर क्रॉस करने का मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था और उसे लगने लगता है कि वह पुलिस वाले से इतनी दूरी पर है कि उसकी गोली उसे नहीं लगेगी। मगर ये पुलिस वाला एक फायर आर्म इंस्ट्रक्टर था, जिसकी वजह से उसका निशाना काफ़ी सटीक था। पहले तो वो पुलिस वाला डेविड को सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर जब डेविड सरेंडर नहीं करता तब वो दूरी से डेविड पर निशाना लगाकर फायर कर देता है और डेविड वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। मगर चूंकि गोली उसके कंधे पर लगी थी, इसीलिए पुलिस वाला उसे जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इस बार डेविड को दूसरी जेल भेजा जाता है, जहां उसे एकांत कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि उसने ये अर्जी भी की कि उसे बाकी कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया जाए, मगर उसकी अर्जी खारिज कर दी गई और डेविड आज भी उस जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। ये थी कहानी उस हैरत अंगेज जेल ब्रेक की, जिसमें 2 कैदियों ने अपनी चालाकी, होशियारी और जज्बे की वजह से न्यूयॉर्क की सबसे चौंकाने वाली जेल ब्रेक को अंजाम दिया, जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। मगर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक कैदी मारा गया और दूसरा पकड़ा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।